नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुकुल गोयल ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद मुकुल गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुकुल गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोटे तौर पर बातें उन्होंने कही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस वालों से यह अपील की है कि पुलिसकर्मी छोटे अपराधों को भी हल्के में ना लें, क्योंकि छोटे छोटे अपराध ही बड़े अपराधों में तब्दील होती हैं। क्राइम कंट्रोल करना पुलिस की प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ आज की तारीख में हर चीज में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो अपराध और अनुसंधान में पुलिस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करे। इसको लेकर और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। पुलिसकर्मी जनता के साथ संवाद स्थापित करें। इसके साथ साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो फील्ड में जाएं। ये जो मोटी मोटी बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है कि जनता के सहयोग से हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तमाम पुलिसकर्मियों से नए डीजी ने अपील की है कि जनता के साथ पुलिसकर्मी संवाद स्थापित करें, छोटे छोटे अपराधों को भी नजरअंदाज ना करें और पुलिसकर्मी अपने दफ्तरों में ना बैठें, फील्ड में जाएं और तकनीक को अपनाएं, क्योंकि तकनीक से अपराध के अनुसंधान में पुलिस को मदद मिलेगी। देखिए, जो आपने कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा, जो भी मैंने कि निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सही व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही चीज प्रयासरत हम लोग रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे। कोई भी अपराध है उसकी गहन विवेचना होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। पुलिस अगर शुरू से ही सजग रहेगी और समय पे अपनी कार्रवाई करती रहेगी तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। और उस समय की बात अभी अप्रासंगिक है क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस समय भी आपको ध्यान होगा कि कुछ घटनाएं छोटी हुई थी जिन पे सही एक्शन नहीं हुआ, जिससे फिर एक बड़ी घटना घटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उनके दौरे में बदलाव हुआ है। अब रक्षा मंत्री 5 जुलाई को कानपुर आएंगे। पहले उनके दौरे को लेकर कहा जा रहा था कि उनका दौरा कल से शुरू होगा, लेकिन अब वो 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। 5 जुलाई को कानपुर आएंगे और लखनऊ से कानपुर पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह कानपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रक्षा मंत्री पहले आज कानपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम था। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश के दौरे में बदलाव हुआ है। पहले उनको कानपुर आना था, लेकिन अब वो पहले कानपुर नहीं जाएंगे। पहले आखिरी दिन वो कानपुर जाएंगे और कानपुर से ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ के सांसद भी हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। उनके उत्तर प्रदेश के दौरे पर थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले उनके दौरे में उनका पहला दिन कानपुर का था, कानपुर से उनको लखनऊ आना था, लेकिन अब पहले दिन कानपुर नहीं आएंगे। पहले वो लखनऊ आएंगे और लखनऊ से कानपुर जाएंगे और कानपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 5 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश के दौरे में बदलाव किया गया है। रमन गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से। रमन, रक्षा मंत्री के कार्यक्रमों में जो बदलाव हुआ है उसके बाद क्या कुछ प्रभावित हुआ है? क्या उनके जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे उनमें भी बदलाव तो कर दिए गए होंगे? इसमें वजह कुछ पता चल पाया क्यों कार्यक्रम में उनका बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये तो स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिरकार उनके कार्यक्रम में क्यों बदलाव हुआ, लेकिन जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई थी, क्योंकि उनको कानपुर आना था। कानपुर में फिर यहाँ पर वो जिनसे उनकी मुलाकात करनी थी उनसे मुलाकात करते वो, और जो एयरपोर्ट के अफसर थे उनसे मुलाकात करते, अपने पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात करने का समय था। लेकिन अचानक उनके जो कार्यक्रम में बदलाव के बाद जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था करी थी, वो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार उनके कार्यक्रम में क्यों बदलाव हुआ। अब वो 5 तारीख को कानपुर आएंगे। कानपुर के बाद यहाँ पर जो है एयरफोर्स वहां पर उतरेंगे। उसके बाद सीधे वहां से अधिकारियों के साथ बैठक करके
कानपुर के कमिश्नर और डीएम सब मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो सीधे लखनऊ निकल जाएंगे। वहां पर उनके कुछ कार्यक्रम है, वहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद एक दिन वो वहां स्टे करके सीधे फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मदनी चौक से बहुजन साइकिल यात्रा निकाली। इस साइकिल यात्रा के जरिए चंद्रशेखर जन जन तक पहुंचकर अपनी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने चंद्रशेखर आजाद रावण से खास बातचीत की, सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद इस समय मुजफ्फरनगर में रैली निकाल रहे हैं, साइकिल रैली। आइए बात करते हैं क्या उनका उद्देश्य है इस रैली का। जी चंद्रशेखर जी बताइए। ये यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए है। गरीब लोगों का राज, उन वंचित वर्ग का जिनको नकार दिया गया, जिन युवाओं को ये कहा जाता है कि उनको जानकारी नहीं है, वो अभी अनुभवहीन है, उन्हीं युवाओं के सहारे और जो पुराने लोग हैं उनके सहारे उत्तर प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकालने की तैयारी। उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई तय हो। जिला पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी ने बढ़िया रूप में उभर के आई है, विधानसभा चुनाव में क्या रहेगी? उससे भी अच्छा रहेंगे, आगे बढ़ेंगे उनसे ज़्यादा। बसपा को क्या किस स्थान पर मान रहे हैं आप इस पर? नहीं, मैं बसपा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे मैं लोग मेहनत करेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के जंगल राज से मुक्ति उत्तर प्रदेश को दिलानी जरूरी है। यहाँ कोई वर्ग खुश नहीं है। एक बार फिर से बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की जेब ढीली कर दी है। ऐसे में लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दोगुना हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जहां लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा दिया, वहीं लोगों की घर की जो रसोई है उसकी भी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले देख लेते हैं कि इस समय जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो 96 रुपये 29 पैसे हो चुका है, और वहीं डीजल की यदि बात की जाए तो डीजल भी 89 रुपीज़ 56 पैसे पे पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बढ़ते डीजल और पेट्रोल के रेट ने लोगों के घरों की स्थिति भी बिगाड़ दी है। जहां उनके जाने आने का खर्चा दुगना हो गया है, वहीं जो ट्रांसपोर्टेशन खाद्य सामग्री है वो भी एकाएक बढ़नी शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? सरवन। क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, और कितना बढ़ गया, कितना खर्चा बढ़ने लगा? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और घर में राशन वगैरह जो आता है उस पर कुछ असर पड़ा है महंगाई से? बहुत ज़्यादा पड़ गया है जी, बच्चे पालना भारी पड़ रहा है। बच्चे पालना भारी पड़ रहा है। हाँ जी। कमाई बढ़ी नहीं बढ़ी? कमाई नहीं बढ़ी, घट गई है। कमाई घट गई है। हाँ, अब महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। हाँ जी। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और जी क्या नाम है आपका? प्रदीप। समझेंगे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, ऐसे में रसोई का खर्चा भी बढ़ गया है। क्या लगता है किस चीज़ से बढ़ोतरी हुई है? मेनली तो डीजल पेट्रोल ही है, सब चीज़ ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है, इससे बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेगी। अच्छा, क्या कमाई का साधन बढ़े हैं? कोई कमाई बढ़ी है? पिछले कोरोना काल से तो किसी की कमाई बढ़ी नहीं है। बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ी रही है। अब आप डीजल देख लीजिएगा, पहले एक टाइम पे 1000 रुपये का 16 लीटर 16.5 लीटर लेते थे हम लोग। आज की डेट में कितना आ रहा है? 11। देखना, यानी कि लगभग 5 लीटर का अंतर पड़ गया है। वो एवरेज में हमारा भी वो बिगड़ेगा ही सबका। कमाई नहीं बढ़ी, लेकिन तो किसी की नहीं बढ़ी। कमाई नहीं बढ़ी। अच्छा, इससे घर की जो आर्थिक स्थिति कहते हैं, रसोई जो है उस पर कुछ गड़बड़ाहट है, कुछ परेशानी समस्या? गैस के दाम आपको पता ही है कितने बढ़ चुके हैं। गैस के दाम तो बढ़े ही हैं। यानी कि बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन के कारण लोगों के जेब हल्की होने लगी है, कमाई के साधन बढ़े नहीं। बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पूरी की अर्थव्यवस्था चरमरा-सी गई है। विजय रविंद्र के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। 18 जून को बिजनौर की देव रबड़ फैक्ट्री में टैंक के लीक होने से बॉयलर स्टीम से 3 मजदूर झुलस गए थे। एक मजदूर की 19 जून को मौत हो गई थी और एक की कल शाम को हो गई। तीसरा मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इन सब के बीच प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार नहीं किया है। देव रबड़ फैक्ट्री में हादसे का मामला, एक और मजदूर ने तोड़ा दम। अब तक 2 मजदूरों की जा चुकी है जान।
फिर भी फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी नहीं। मजदूरों की जान से खिलवाड़ की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी सबब नहीं ले रहा है। तभी तो मौत के बाद भी फैक्ट्री का मालिक अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दरअसल बीती 18 जून को सुबह 5 बजे डीआरएफ के नेचुरल रिक्लेम रबर प्लांट के बॉयलर स्टीम टैंक में 3 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक टैंक के लीक होने से बॉयलर स्टीम से 3 वर्कर बुरी तरह झुलस गए। एक मजदूर ने 19 जून को ही दम तोड़ दिया था, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को प्रशासन ने दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया था। कल शाम दूसरे मजदूर सुरेश ने भी दम तोड़ दिया था। कितने में फैसला हुआ आपका? कितने में? 13.5 लाख में। अब आप और 13 लाख रुपए में फैसला हो गया। बिजनौर से महज 5 किलोमीटर दूर नगीना रोड पर मौजूद देव रबर फैक्ट्री, जो पिछले कई सालों से वाहनों के टायर ट्यूब बनाने का काम करती है। 18 जून की घटना के बाद सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं और कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। का ढक्कन खुलने की वजह से जो उसमें से भाप निकली, उसमें 3 व्यक्ति झुलस गए थे वहां कार्य करते हुए, जिसमें से एक व्यक्ति की 19 तारीख को अगले दिन ही मृत्यु हो गई थी। 2 घायलों को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेजा गया था इलाज के लिए, जिसमें से बीती रात में एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश है, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। ये घटना शहर में पहली बार नहीं है। 2018 में नगीना रोड पर मोहित पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के टैंक में गैस वेल्डिंग करने के दौरान टैंक फटने से 6 वर्करों की जान चली गई थी। उस हादसे में भी फैक्ट्री मालिक ने मौत का सौदा करके अपनी जान बचा ली थी, और इस हादसे में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। मानव तस्करी के शक में सूचना मिलने पर संयुक्त अभियान चलाकर बिहार से पंजाब जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 7 बच्चों को उतारा गया, जिनको ठेकेदार पंजाब लेकर जा रहे थे। जब बिहार से पंजाब जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक रोका गया, तो ट्रेन में सवार यात्रियों को टेंशन होने लगी। यात्री सोचने लगे कि आखिर ट्रेन को क्यों रोका गया है। थोड़ी देर बाद पता चला कि राज्य रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे विजिलेंस टीम, चाइल्ड लाइन टीम के निर्देश पर ट्रेन को रोका गया है। ट्रेन से 83 लोगों को नीचे उतारा गया, जिसमें 38 नाबालिग बच्चे मिले। पूछताछ में 38 में से 7 नाबालिग बच्चे ऐसे मिले जिन्हें ठेकेदार के जरिए बाल श्रम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। कर्मभूमि एक्सप्रेस में चला संयुक्त अभियान। बाल श्रम या मानव तस्करी का था संदेह। 38 बच्चों में से 7 बच्चों का कोई रिश्तेदार नहीं। दरअसल एसपी रेल अपर्णा गुप्ता को सूचना मिली थी कि मानव तस्करी या बाल श्रम करवाने के लिए कुछ नाबालिग बच्चों को पंजाब ले जाया जा रहा है, जिस पर एसपी रेलवे के दिशा निर्देश पर सीओजीआरपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिहार से पंजाब जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस के कोचेज में बड़ी मात्रा में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि संभव है कि बाल श्रम या मानव तस्करी से संबंधित मैटर हो। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, इसको बहुत सीरियसली हैंडल किया गया। कई टीमों का गठन किया गया व सीओ मुरादाबाद जीआरपी को आदेशित किया गया कि वे इन टीमों को लीड करें, सादा वस्त्रों में रहते हुए सभी कोचेस को अच्छे से चेक करें। स्टेशन अधीक्षक मुरादाबाद को स्पेशल रिक्वेस्ट करके इस ट्रेन को एक्स्ट्रा टाइम के लिए मुरादाबाद में रुकाया भी गया। फिलहाल सभी ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 7 बच्चों को चाइल्ड लाइन सेंटर भेज दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अंकित शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ से अगली खबर है, जहां पर एक महिला पर एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। पत्नी को बचाने में पति भी बुरी तरीके से झुलस गया है। हापुड़ में एक महिला पर एसिड अटैक किया गया।
और जिस वक्त महिला पर एसिड से हमला हुआ तो अपनी पत्नी को बचाने के दौरान पति भी बुरी तरीके से झुलसा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने घर में घुसकर महिला पर तेजाब से हमला किया है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल गंभीर स्थिति में महिला को दिल्ली रेफर कर दिया गया है और हापुड़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा गांव की यह घटना है, जहां पर एक महिला पर घर में घुसकर एसिड से हमला हुआ है और इसके पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। ये उन्होंने आवाज़ मारी, मगर भैया ये मैं वहाँ कूद के गया हूँ तो मैंने देखा तेजाब डला हुआ था। अच्छा, क्या पोजीशन थी उनकी, मतलब क्या हालत थी उनकी? हालत तो बुरी ही उनकी, तड़पती फिर रही हूँ। तो क्या लोग चले हैं इसमें? 2, उनकी घरवाली और क्या क्या नाम है उनके? सलीम, अफसाना। ये उन्होंने प्रयागराज में जमीन घोटाले में एसडीएम समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर जमीन घोटाले में एसडीएम समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एसडीएम समेत 13 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि रेलवे की 41 बीघा जमीन एसडीएम और इन 13 लोग जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, इन लोगों ने बेच दी थी। जमीन घोटाले की मामले की जांच ईडी कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में जांच कर रही है और इस जांच में एसडीएम समेत 13 लोग जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे की 41 बीघा जमीन थी जिसे बेचा गया था। अगली खबर बागपत से है। मेरठ बागपत हाईवे जंग का अखाड़ा बन गया और बताया जा रहा है कि नाली का विवाद था और नाली के में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और ये सब कुछ हाईवे पर हो रहा था। मेरठ बागपत हाईवे में ये दोनों पक्ष आमने सामने हुए। लाठी डंडे और लोहे की रॉड के साथ दोनों पक्ष आमने सामने हुए। बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवी भीड़ के सामने पुलिस वाले भी पूरी तरीके से लाचार और बेबस नजर आए। बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के डोला गांव का यह मामला है। हमीरपुर में ससुराल में युवक ने खुद को गोली मार ली और इस घटना के बाद युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वजह बताई जा रही है पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसका फैमिली पूरा दिल्ली में रहता है, मेरी बहन भी रहती है वहीं। इनकी जमीन पे भी झगड़ा हो गया था। ये अपनी बहन को भाई को गाली दे रहे थे, तो 2-3 दिन से शराब पी रहे हैं। हमने कहा भाई अपने घर जाओ, तो 2-3 दिन से दारू पी रहे हैं। दीदी को बोल रहे हैं कि दीदी को मारा, 2 मोबाइल तोड़ दिए। घर में कोई था नहीं। 4-5 दिन हम मजदूरी करते हैं, तो घर में कोई था नहीं। इन्होंने दीदी थी, एक बहन थी, अंदर जाके इन्होंने दौड़ के गोली मार ली। फोन आया मुझे कि जीजा ने गोली मार ली है। तो सब इतने में आए तो गाँव वालों ने बोला 112 नंबर पे कॉल किया, तो गाड़ी में लेके मुस्कुराता का। लखीमपुर खीरी के बांकेगंज के दुधवा टाइगर रिजर्व में अमलतास के पेड़ से फव्वारे की तरह झरझर गिरता पानी इन दिनों कौतूहल का विषय बना हुआ है। भले ही ये आपको आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये सच है। प्रकृति का दिखा अनोखा रंग, पेड़ से निकल रहा फव्वारा। फव्वारा को देख लोग अचंभित। जख्म सूखा है, धरा हरा होना चाहिए। प्रकृति के रंग में सब हरा भरा होना चाहिए और इसी लाइन पर ये तस्वीरें सटीक बैठती हैं।
जहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो कौतूहल का विषय बना हुआ है। हर कोई इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से आ रहा है। वो बस इतना देखना चाहते हैं कि प्रकृति के इस रंग की खास वजह क्या है। गर्मी के मौसम में जहां लोग ठंडी चीजों को पसंद कर रहे हैं, वहीं एक पेड़ ऐसा भी है जिसमें मानो फव्वारा लगा हो। लखीमपुर खीरी के बांकीगंज के दुधवा टाइगर रिजर्व में अमलतास के पेड़ से फव्वारे की तरह झरझर गिरता पानी इन दिनों कौतूहल का विषय बना हुआ है। भले ही ये आपको आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वानस्पतिक प्रक्रिया है जो कभी कभी ही देखने को मिलती है। इस खबर के बाद आसपास के लोग इसे जंगल देवी का चमत्कार मानने लगे हैं। हालांकि दुधवा के डिप्टी डायरेक्टर संजय पाठक का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो वनस्पति विज्ञान के अंदर देखी गई है और पेड़ों में देखी गई है। और ये मतलब पेड़ों को जो उनको अपने आप को शीतल रखने की प्रक्रिया है, उसका एक रूप है। और ये प्रक्रिया गटेशन या जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, दोनों के जरिए पानी का ह्रास होता है, उनकी तरफ से पानी निकलता है। तो आप कई बार देखेंगे जैसे टर्मिनेलिया के जो सैन के पेड़ होते हैं, असना के, उनके नीचे भी आपको बारिश सी होती हुई महसूस होती होगी। तो वो इसी कारण से होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस के कारण या गटेशन की प्रक्रिया के कारण। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में फॉरेस्टर सुरेंद्र कुमार मैलानी रेंज की जटपुरा बीट में गश्त पर थे। तभी जंगल में लगे एक अमलतास के पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त सुरेंद्र के ऊपर कुछ पानी सा गिरा। उन्होंने ऊपर नजर उठाई तो अमलतास के पेड़ की टहनियों से पिचकारी की तरह पानी फव्वारे के रूप में निकल रहा था। अब कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कोई प्रक्रिया। फिलहाल पिचकारी वाले पेड़ की चारों तरफ चर्चा हो रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सोनू सहानी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।